डियर स्टूडेंट, आज के इवोल्यूशन के चैप्टर के 9वें लेक्चर के साथ, लेक्चर नंबर 9 स्पीशिएशन पे आज आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूं। इंतहाई सिंपल अंदाज में आपको स्पीशिएशन के हवाले से बहुत डिटेल और एग्जामिनेशन के हवाले से बहुत ज्यादा मटेरियल बोर्ड पे भी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो शुरू करता हूं। व्हाट इज स्पीशिएशन? 19th सेंचुरी के आगाज में चार्ल्स डार्विन ने स्पीशिएशन के हवाले से कंसेप्ट दे दिया। तो सबसे पहले स्पीशिएशन के हवाले से चार्ल्स डार्विन ने हमें यह कंसेप्ट दिया। अब व्हाट इज स्पीशिएशन? स्पीशिएशन कहते हैं इज एवोल्यूशन ऑफ ए न्यू स्पीशी फ्रॉम फ्री एग्जिस्टिंग वन बाय ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन इज कॉल्ड स्पीशिएशन। ये तो आपके सामने डेफिनेशन लिखा है। आसान भाषा में मैं आपको समझाने जा रहा हूं। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशी इज कॉल्ड स्पीशिएशन। ठीक है ना? अब स्पीशिएशन हमारे साथ जब वाक़े होते हैं तो हमें दो किस्म के स्पीशी नजर आते हैं, यानी इट अकर इन टू वेज। ये दो तरीकों से वाक़े हो जाता है। एक एनाजेनेसिस और दूसरा क्रेडोजेनेसिस। एनाजेनेसिस उस स्पीशिएशन को कहा जाता है कि जो एक स्पीशी से जब एक नई सिंगल स्पीशी से जब एक नई स्पीशी बने, एक ही स्पीशी बने, तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये स्पीशिएशन है। क्रेडोजेनेसिस उसको कहते हैं कि जब सिंगल स्पीशी से एक से ज्यादा 2, 3, 4 स्पीशी बने, तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये स्पीशिएशन है, लेकिन ये क्रेडोजेनेसिस है। क्लियर? अब स्पीशिएशन बनता कैसा है, कैसे है, किस तरह बनती है? हाउ दे फॉर्म, मैकेनिज्म इसका क्या है? तो मैकेनिज्म आपके साथ मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं बोर्ड पे। अब आपकी तवज्जो चाहिए। आइसोलेशन ऑफ पॉपुलेशन और दूसरा है जेनेटिक डाइवर्जेंस ऑफ देयर जीन पोल और तीसरा है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। इसका क्या मतलब है? सबसे पहला पॉइंट है आइसोलेशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी जब स्पीशी बनेगी तो पहली पॉइंट ये होगी कि वो दूसरे पॉपुलेशन से अलग होगी, एक अलग तलग जगह में नई स्पीशी बनेगी और वो दूसरी स्पीशी से या किसी फैक्टर की वजह से या बाई चांस जब वो जुदा हो जाए, एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहे जहां उसके साथ दूसरी ज्यादा स्पीशी ना हो, तो सबसे पहले है आइसोलेशन। अब जब ये कुछ नंबर्स में पॉपुलेशन जब बहुत बड़ी पॉपुलेशन से अलग हो जाती है, आइसोलेशन ऑफ पॉपुलेशन हो जाता है, तब जाकर इसमें कुछ ऐसे ट्रेड, ऐसे नए नए कैरेक्टर आ जाए, यानी मुख्तलिफ किस्म के ट्रेड इसमें नजर आ जाए और यही ट्रेड आगे नेचर उसको सेलेक्ट करे, आगे ले जाए। तीसरी पॉइंट, अब तीसरा पॉइंट बहुत जरूरी है कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन भी हो जाए। सिर्फ वो अपने आइसोलेटेड एरिया में जो पॉपुलेशन आइसोलेट हुई है, जिसमें नए ट्रेड भी हमें जीन पोल के नजर आए हैं, वो आपस में ब्रीडिंग करे, मैटिंग करे, यानी रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन करे। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव ब्रीडिंग या मैटिंग किसी दूसरी स्पीशी के साथ न करे। अगर ये 3 चीजें वाक़ई हो जाती हैं तो फिर इसके नतीजे में डेफिनेटली हमें एक नई स्पीशी नजर आएगी, जिसको हम कहते हैं स्पीशिएशन। यानी सबसे पहला एक पॉपुलेशन से वो अलग होगी, फिर इसमें डाइवर्जेंस ऑफ न्यू ट्रेड आएंगे और फिर इसके बाद रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होगी, तब स्पीशिएशन वाक़ई होगी। अब वो कौन कौन से फैक्टर है जो स्पीशिएशन को इफेक्ट कर सकते हैं, यानी जिसकी वजह से फिर स्पीशी नहीं बनेगी? एक है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन
नई स्पीशी के बनने में अगर नेचुरल सिलेक्शन हो गई तो फिर स्पीशिएशन होगा, अगर नेचुरल सिलेक्शन नहीं हो गई तो फिर स्पीशिएशन नहीं होगा। यानी ये वो फैक्टर है कि जिसकी वजह से फिर स्पीशिएशन नहीं होगी अगर ये ना हो। यानी ये सारे एक स्पीशिएशन यानी एक नए फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशी में ये सारे फैक्टर जरूरी है, लाजमी है। तो सबसे पहला क्या है, नेचर उसको लाजमी तौर पर सेलेक्ट करेगा, ख्वाह वो आर्टिफिशियल हो या नेचुरल हो, सिलेक्शन लाजमी होगी। दूसरी, जेनेटिक ड्रॉप यानी इलील फ्रीक्वेंसी में जो चेंज आएगी बाय चांस वो लाजमी तौर पर इसमें होगी, यानी जेनेटिक ड्रिप होगा। इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद मैं फिर जेनेटिक ड्रिप पर आपके लिए एक वीडियो लाऊंगा, तो वो आप लाजमी तौर पर देखें। बहरहाल इलील फ्रीक्वेंसी जब बाई चांस चेंज हो जाए तो उसको हम कहते हैं जेनेटिक ड्रिप, लाजमी तौर पर जेनेटिक ड्रिप भी होगा। तीसरा, क्रोमोसोम में म्यूटेशन भी होगा, इन्वर्जन की सूरत में, सब्स्टिट्यूशन की सूरत में, डिलीशन की सूरत में, इन्वर्जन की सूरत में, ये क्रोमोसोमल लिबरेशन की सूरत में होगा क्रोमोसोम में चेंज। चौथा, माइग्रेशन भी होगा, लाजमी तौर पर माइग्रेशन होगा तब स्पीशिएशन बनेगी, यानी जीन फ्लो। हाइब्रिडाइजेशन भी होगी, ठीक है ना, यानी नए नए हाइब्रिड, मुख्तलिफ किस्म के हाइब्रिड जब बनेंगे तब जाकर स्पीशिएशन होगी। और इसके अलावा जीन फ्लो में कमी होगी। ये सारे वो फैक्टर है जो स्पीशिएशन को इफेक्ट कर सकते हैं। अगर इन फैक्टर में एक भी फैक्टर न रहा तो मुमकिन है कि नई स्पीशी न बने, ठीक है ना, क्लियर। अब जी, टाइप ऑफ स्पीशिएशन जो आखिर में है आपके सामने मैंने लिखे हैं, एलोपेट्रिक स्पीशिएशन, पेरिपेट्रिक स्पीशिएशन, सेम पेट्रिक स्पीशिएशन और पेरापेट्रिक स्पीशिएशन। ये पहले दो जो है जो आपको नजर आ रहे हैं, ये पहले दो, और ये दूसरे दो जो आपको नजर आ रहे हैं, ये दूसरे दो। यानी एलोपेट्रिक स्पीशिएशन और पेरिपेट्रिक स्पीशिएशन में ज्योग्राफिकल आइसोलेशन होगा। अब ये ज्योग्राफिकल आइसोलेशन से क्या मतलब है कि एरिया का चेंज होना। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन फिजिकल बैरियर को भी कहते हैं, यानी माउंटेन भी हो सकता है, कोई डेजर्ट भी हो सकता है, कोई समंदर भी हो सकता है, दरिया के इस पार एक किस्म के जानवर है, दूसरे पार दूसरे किस्म के जानवर है, तो इसको हम कहते हैं ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। एलोपेट्रिक स्पीशिएशन उस स्पीशिएशन के टाइप को कहा जाता है कि जहां पर ज्योग्राफिकल आइसोलेशन के साथ साथ इक्वल नंबर ऑफ पॉपुलेशन तकसीम हो जाए। मिसाल के तौर पर 100 पॉपुलेशन साइज 100 है, 100 में 50 एक जगह पर रह जाए, पहाड़ के इस एक पार रह जाए और दूसरी तरफ पहाड़ की दूसरी तरफ 50 चले जाए, तो इसको तो अगर ऐसी इस तरह की तकसीम से इक्वल डिवीजन में एक नई स्पीशी बने और ज्योग्राफिकल आइसोलेशन भी हो तो फिर हम इसको कहते हैं एलोपेट्रिक। पेरिपेट्रिक स्पीशिएशन में क्या है, अनइक्वल डिवीजन हो। मिसाल के तौर पर एक जगह पर 100 स्पीशी है, उसमें 10 दूसरी जगह चले जाए, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया रीजन से इंडियन रीजन में चले जाए, इंडिया से ऑस्ट्रेलिया में चले जाए, तो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन के साथ साथ अनइक्वल डिवीजन भी हो, तो ऐसी सूरत में जब स्पीशिएशन हो तो फिर हम उस स्पीशिएशन को कहते हैं पेरिपेट्रिक स्पीशिएशन। ये तीसरा और चौथा, इसमें ज्योग्राफिकल आइसोलेशन नहीं होगा, एक जगह पर मुख्तलिफ एक जैसे सेम काइंड ऑफ स्पीशी रहेंगे, फिर भी एक नई स्पीशी जब वजूद में आ जाए तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये क्या है, ये सिम्पेट्रिक स्पीशिएशन है। मिसाल के तौर पर सिम्पेट्रिक स्पीशिएशन अक्सर औकात क्रोमोसोम नंबर यानी प्लाइडी की वजह से हो जाता है। एक जगह पर एक पेड़ का दरख्त है, एक दरख्त है जिसमें सीड के फॉर्मेशन के दौरान क्रोमोसोम नॉन डिसजंक्शन हो गई, यानी सेपरेशन नहीं हो गई। अब वो क्या हो गया, डिप्लाइड से टेट्राप्लाइड बन गया और उसी जगह पर दूसरा उसी किस्म का
प्लांट है वो डिप्लॉइड है, यानी क्रोमोसोम नंबर डबल है। अब यहाँ पर टेट्राप्लॉइड है, तो अब इन दो प्लांट के दरमियान ब्रीडिंग नहीं होगी। इस सूरत में एक नई स्पीशीज जब बनेगी तो फिर हम उसको, चूंकि ज्योग्राफिकल आइसोलेशन तो सेम है और क्रोमोसोम नंबर की वजह से, फ्लाइडी की वजह से अब एक नई स्पीशी वजूद में आ रही है, तो इस सूरत में हम कहते हैं कि ये सिम्पेट्रिक स्पीशिएशन है। और पैरापेट्रिक स्पीशिएशन, इसमें भी ज्योग्राफिकल आइसोलेशन नहीं होगी। एक लार्ज पॉपुलेशन ज्योग्राफिकल एरिया है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर एक ऐसा डेजर्ट है, ठीक है ना, जो तकरीबन 50 किलोमीटर डेजर्ट है, उसमें एक जगह पर एक ऑर्गेनिज्म रहे और दूसरी जगह उसी नस्ल के दूसरे पार, दूसरी जानिब दूसरे ऑर्गेनिज्म रहे, तो इनका आपस में कोई रिलेशन न बने, ठीक है ना। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन भी नहीं है, लेकिन चूंकि जगह बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, तो इस सूरत में जो नई स्पीशी बनेगी तो फिर हम उसको कहते हैं पैरापेट्रिक स्पीशिएशन। सिक्लिन एक फिश है जो कुछ टाइप ऑफ सिक्लिन फिश समंदर के बॉटम में रहते हैं और कुछ सरफेस पे रहते हैं और कुछ प्लांट के साथ रहते हैं। ये तीनों एक ही समंदर में रहकर अलग अलग स्पीशी बने हैं। तो ऐसी सूरत में हम कहते हैं पैरापेट्रिक स्पीशिएशन, यानी पहले दो में ज्योग्राफिकल आइसोलेशन के साथ साथ इसमें इक्वल नंबर ऑफ स्पीशी है। जब डिवाइड हो जाए और आधे इधर हो जाए, आधे दूसरा ज्योग्राफिकल एरिया में चले जाए, इसमें अनइक्वल यानी 100 में से 90 एक जगह रह जाए और 10 दूसरे तरफ चले जाए। सिम्पेट्रिक में ज्योग्राफिकल आइसोलेशन सेम हो लेकिन क्रोमोसोम नंबर यानी प्लाइडी की वजह से एक नई स्पीशी बने तो हम कहते हैं सिम्पेट्रिक। जबकि पैरापेट्रिक में चूंकि ज्योग्राफिकल एरिया बहुत बड़ी है, इसमें अगर एक नई स्पीशी बनती है, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन भी नहीं है, फिर भी नई स्पीशी बनेगी, तो फिर हम उसको कहते हैं पैरापेट्रिक स्पीशिएशन। ये था आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूं कि आपको स्पीशिएशन के हवाले से बहुत ज्यादा मटेरियल, एग्जाम के हवाले से आप इनसे स्क्रीनशॉट भी अपने लिए निकाल सकते हो। तो ये सब कुछ था, ठीक है ना। इंशाअल्लाह वीडियो लेक्चर नंबर 10 जेनेटिक ड्रिप पर नेक्स्ट वीडियो होगी। आपसे इजाजत चाहता हूं, अपने दुआओं में याद रखिए। इंशाअल्लाह एक सिलसिला फिर शुरू किया है। उम्मीद करता हूं कि जब आप हमें दुआएं देंगे तो इंशाअल्लाह हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी और बाकी जो टॉपिक रहे हैं इंशाअल्लाह उन सबको हम अपलोड कर लेंगे। तो इजाजत चाहता हूं, अपने दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज।